नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश प्रजापत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी यानी क्या कि भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के बारे में आज मैं केवल चर्चा करूंगा, भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। तो दोस्तों, भारत की स्थिति और भारत के विस्तार को समझने के लिए हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है आवश्यकता? हमें अक्षांश रेखा और हमें देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति और भारत के विस्तार को जानने के लिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है। समझना मेरी बात को। अक्षांश रेखा की अगर आप परिभाषा दोगे तो कैसे दोगे कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्षैतिज का मतलब होता है आड़ी और लंबवत का मतलब होता है क्या? लंबी। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो आपको दिख रही है कि आड़ी रेखा, क्या दिख रही होगी आपको? आड़ी रेखा। इसी को कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है इसी को? अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा क्या होती है कि जो आप देख रहे हो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? देशांतर रेखा। मतलब कि ये रेखा लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। अगर आपसे कोई इसकी परिभाषा पूछ ले कि देशांतर रेखा क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलना कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखा के बारे में। क्या कि अक्षांश रेखा क्या होती है? तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी है दोस्तों। तो इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है 0 डिग्री। कौन सी रेखा? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को ही हम कहते हैं क्या कि भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा। मतलब कि 0 डिग्री के कितने नाम हो गए? 3 नाम। खुद 0 डिग्री और एक विषुवत रेखा और एक क्या हो गई हमारी? भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे? सुनना मेरी बात को ध्यान से कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है कौन सी रेखा? 0 डिग्री। कौन सी रेखा? 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण की ओर स्थित है उसको क्या बोलेंगे हम? दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों, जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी के केंद्र से निर्धारित की जाती है। कहां से? पृथ्वी के केंद्र से निर्धारित की जाती है कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। तो दोस्तों, अगर मैं इस केंद्र बिंदु से अगर मैं 1 डिग्री ऊपर जाऊंगा, कितनी डिग्री? अगर मैं 1 डिग्री ऊपर जाऊंगा तो यहां पे कोण कितने डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री का। मतलब क्या? अगर मैं इस पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के ऊपर अगर मैं 1 डिग्री जाऊंगा तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री का। अगर मैं 2 डिग्री जाऊंगा तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 2 डिग्री का। मतलब यहां पे 1 डिग्री बनी, तो यहां पे क्या बनेगी? 1 डिग्री। यहां पे भी क्या बनेगी? 1 डिग्री। यहां पे भी क्या? 1। और यहां पे भी क्या? मतलब कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री का। यहां पे भी 1 डिग्री का। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को तो कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या बोला मैंने? कि पृथ्वी पर जो बिंदु है उनको मिलाने वाली रेखा को ही तो कहा जाता है अक्षांश रेखा। अब देखते हैं, अगर मैं यहां पे 2 डिग्री गया, कितने डिग्री गया? 2 डिग्री। तो कोण भी कितने डिग्री का बनेगा? 2 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 2 डिग्री का बनेगा, यहां पे भी 2 डिग्री का और यहां पे भी 2 डिग्री का। मतलब कि कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि एक अक्षांश पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 1 डिग्री का। तो 2 डिग्री पे 2 अक्षांश, 3 डिग्री पे 3 अक्षांश, तो 4 डिग्री पे कितने अक्षांश बनेंगे? 4 अक्षांश। कितने बनेंगे? 4 अक्षांश। तो दोस्तों, ऐसे करते करते कुल पृथ्वी के जो उत्तरी अक्षांश में आप जाओगे तो कुल आपको 90 डिग्री अक्षांश मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? कुल 90 अक्षांश मिलेगा। कहां पर? पृथ्वी के, मतलब कि ये 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये 90 डिग्री ही क्यों? क्या बोला मैंने? कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि 90 डिग्री ही क्यों? 91 डिग्री भी हो सकता है, 92 डिग्री भी हो सकता है, 93 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री 80 डिग्री क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर आप जाओगे तो आपको एक स्टेट मिलेगा, उस मतलब कि सीधी उस 90 डिग्री के उस पार कुछ नहीं है भाई। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पर देखा क्या कि अगर मैं इस पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री जाऊंगा तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। अगर मैं 2 डिग्री जाऊंगा तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का। मतलब कुल मिलाकर बात मैंने यहां पे क्या कही कि एक अक्षांश पे कितने डिग्री का कोण, 1 डिग्री का। 2 अक्षांश पे कितने डिग्री का कोण, 2 डिग्री का कोण। तो दोस्तों इसी तरह यहां इस पृथ्वी के केंद्र से दक्षिणी गोलार्ध में भी यही स्थिति होती है कि यहां पर आप जाओगे तो यहां पे भी 1 डिग्री का कोण, यहां पे भी 1 डिग्री का, यहां पे भी 1 डिग्री का। मतलब कि कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पे 1 डिग्री, यहां पे 1 डिग्री और यहां पे भी 1 डिग्री। इन बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने होते हैं। क्या बोला मैंने यहां पर, अब हम देखते हैं यहां पर कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं यहां पर कि ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी डिग्री, 0 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री के 1 डिग्री ऊपर गया तो 1 अक्षांश, ये 2 अक्षांश और ये 3 अक्षांश और ये 4 अक्षांश, ऐसे करते करते कुल 90 अक्षांश होते हैं हमारे उत्तर में। कितने होते हैं, 90 अक्षांश होते हैं। कहां पर, उत्तर में। और यहां पे भी 90, तो यहां पे भी 90 अक्षांश हो गए। कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कितने, 90 अक्षांश। तो यहां पे भी कितने अक्षांश हो गए, 90 अक्षांश। अब क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदु की संख्या कितनी। क्या पूछता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी है। मैंने क्या बोला, अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी है। तो भैया यहाँ पे कितने अक्षांश, 90, और यहाँ पे कितने अक्षांश, 90, और यहाँ पे +1। प्लस क्यों 1 करा मैंने, क्योंकि 0 डिग्री भी तो है हमारी अक्षांश रेखा, वो भी तो है एक आड़ी रेखा। तो कितने हो गए यहाँ पर, 90 + 90 + 1 कितने हो गए, 181। क्या, अक्षांश बिंदु। क्या दोस्तों, अक्षांश बिंदु की बात करी है मैंने यहाँ पर, अक्षांश बिंदु की। अगर आप आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी, क्या बोला मैंने आपको कि अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है तो आप क्या बोलोगे, सुनना मेरी बात को। ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को अक्षांश रेखा नहीं माना है, मैंने नहीं माना। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो 90 डिग्री है वो एक बिंदु है, ना कि एक रेखा है। तो उन दोनों बिंदुओं को नहीं माना गया। किसको, दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री को और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री को। तो भैया क्या करो, यहाँ पे 2 कर दो माइनस, तो कितने हो गए, 179। क्या हो गई हमारी ये अक्षांश रेखा, क्या हो गई ये अक्षांश रेखा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन। कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना इससे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी, तो आप क्या बोलोगे, 181। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, तो आप क्या बोलोगे, 179। क्यों 179, क्योंकि ये जो 0 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, इसको नहीं माना जाता है और इसको भी नहीं माना जाता है। अब समझते हैं कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है। तो भाई एग्जाम में आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, समझना मेरी बात को। एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये मिलेगा कि अगर आप मान लो एग्जाम में आपको ए कितना मिला, 0 डिग्री मिला, बी आपको कितना मिला यहाँ पर 360 डिग्री मिला, और सी आपको मिला यहाँ पर 90 डिग्री, और डी आपको मिलेगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो क्या करते हैं मैथ्स वाले बच्चे कि दन्न से लगा देते हैं 360 डिग्री। लेकिन 360 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा अक्षांश है हमारा 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश। ये जो पृथ्वी है ये एक तरफ से गोल नहीं है, ये थोड़ी चपटी है। तो क्या है कि बीच का जो हिस्सा होता है वो सबसे अधिक होता है। तो क्या है, और ये जो 0 डिग्री है इसकी लंबाई है भूमध्य रेखा की 40,075 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी,
40,075 किलोमीटर है किसकी लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई। अब एग्जाम में कभी कभी यह पूछता है कि दोनों अक्षांश, क्या बोला कि दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है ये कि दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध, या इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको जोन कहते हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछता है कि दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, क्या बोला मैंने कि दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 111 किलोमीटर किसकी, दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अब क्या है कि जो अक्षांश रेखा है वो समांतर रेखा है, मतलब कि एक के ऊपर एक क्या है, समांतर रेखा है। तो क्या होगा हमारी ये समांतर रेखा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। दोस्तों यहां पे कुल बोल रहा है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदु की संख्या, क्या बोला है ये कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश बिंदुओं की संख्या। तो मैंने आपको क्या बोला कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, बिंदु है 181 बिंदु, और रेखा की बात करें तो क्या बोलोगे 179। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। सेकंड पॉइंट है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं 179। कितनी है दोस्तों, 179। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। अगला पॉइंट हमारा यह है कि दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। मैंने आपको क्या बोला कि दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और हमारा अगला पॉइंट यह है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। क्या बोल रहा है ये कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो कौन सी है भाई, 0 डिग्री, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है इसको, विषुवत रेखा। तो दोस्तों ये था। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगला पॉइंट हमारा ये है कि पृथ्वी पर सबसे छोटी अक्षांश रेखा, क्या बोल रहा है ये कि पृथ्वी पर सबसे छोटी अक्षांश रेखा, मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री को कहा जाता है सबसे छोटी अक्षांश रेखा। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहां पर कि दोनों अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध या जोन कहलाता है। अक्षांशों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में यहां पर कि पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए कौन सी रेखा की आवश्यकता होती है, तो अक्षांश रेखा की आवश्यकता होती है। किसी भी स्थान, मतलब कि किसी भी देश के जो मतलब कि स्थान का पता करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें अक्षांश रेखा की। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि अगला हमारा फैक्ट है कि अक्षांश रेखा सदैव समानांतर होती है। मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखा जो होती है वो एक के ऊपर एक समांतर रेखा होती है। जैसे ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब कि समानांतर होती है, एक के ऊपर एक, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है सब में समान रहेगी, 111 किलोमीटर ही रहेगी। क्या बोला, 111 किलोमीटर ही रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं कि देशांतर रेखा, क्या बढ़ते हैं दोस्तों, देशांतर रेखा। मैंने आपको क्या बताया था कि देशांतर रेखा क्या होती है कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखा। इसे देशांतर रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड, मतलब कि लंबी रेखा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अक्षांश रेखा देशांतर रेखा के बारे में। तो यहां पर क्या है, ये उत्तरी ध्रुव और यहां पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक देशांतर गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसे पृथ्वी का मानक समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नहीं, पृथ्वी का मानक समय कहा जाता है किसको, 0 डिग्री देशांतर को। जो 0 डिग्री देशांतर है वो मतलब कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। कहां से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो जो देशांतर रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। मैंने क्या बोला यहां पर कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं,
देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अगर मैं इस 0 डिग्री के यहां से एक देशांतर, कितना, एक देशांतर, दो देशांतर, तीन देशांतर, चार देशांतर, पांच देशांतर, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते हैं, कुल 360 देशांतर रेखा होती है हमारे पृथ्वी के चारों ओर। क्या बोला मैंने कि पृथ्वी के चारों ओर, अगर आप पृथ्वी के चारों ओर देखोगे तो देशांतर रेखा कितनी होती है, 360 देशांतर रेखा होती है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बना कि पृथ्वी पर देशांतर रेखा कितनी होती है, तो क्या बोलोगे आप कि सर 360 देशांतर रेखा होती है। कहां पर, पृथ्वी पर। अब दूसरा हमारा यहां पर फैक्ट यह है कि जो देशांतर रेखा है इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गोरे। क्या कहलाता है, गोरे। अब ये गोरे क्यों पड़ा, क्योंकि जो गोरे नाम का वैज्ञानिक था देशांतर रेखा की मतलब की खोज करी थी और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा था कि देशांतर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर ये है कि जो ये उत्तरी ध्रुव है और क्या कि दक्षिणी ध्रुव, क्या बोल रहा हूं मैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से अगर मैं इस देशांतर रेखा के बीच की दूरी देखूं, क्या, तो सबसे कम दूरी मुझे मिलेगी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में। अगर जैसे जैसे में आप यहां पे देखना, अगर मैं जैसे जैसे इस मतलब की उत्तरी ध्रुव से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर, तो इस 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी सबसे अधिक है और जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूं तो क्या हो रही है, दूरी कम हो रही है। तो सबसे अधिक दूरी होती है इसकी कहां पर, भूमध्य रेखा पर। इसकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। किसकी, देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहां पर, भूमध्य रेखा पर होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो पृथ्वी पर पाई जाती है जालीनुमा आकृति, क्या बोल रहा हूं मैं कि पृथ्वी पर जो पाई जाती है जालीनुमा आकृति, इसको कहा जाता है ग्रीड पद्धति। क्या कहा जाता है इसको, ग्रीड पद्धति कहा जाता है। किसको, पृथ्वी पर स्थित जालीनुमा आकृति को क्या कहा जाता है, ग्रीड पद्धति। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि भारत की स्थिति और भारत का विस्तार, कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश में कितनी है और देशांतर में कितनी है। तो दोस्तों यहां से क्या है कि ये 0 डिग्री गुजरता है देशांतर यहां पर, कहां पर, यहां से। तो इस जो 0 डिग्री के इस पार अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा हमारा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, पूर्वी गोलार्ध। क्या बोला मैंने यहां पर, पूर्वी गोलार्ध। और अगर इस 0 डिग्री के इधर जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो जाएगा हमारा ये पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों एक बात हमने देखी कि जो देशांतर रेखा 0 डिग्री के इस पार वाला भाग क्या बोलेंगे हम, पूर्वी गोलार्ध, और इस वाला भाग हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। और हाँ, देशांतर की अगर हम बात करें तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे भैया, पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे हम, पूर्वी देशांतर। क्या हो गया हमारा, पूर्वी देशांतर। और अगर मैं यहां पर इस देशांतर रेखा की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगी, पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों हम यहां पे ये देखते हैं कि जो भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। क्या बोल रहा हूं मैं कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। अगर मैं इस 0 डिग्री के ऊपर जाऊंगा तो क्या बोलूंगा मैं, उत्तरी अक्षांश। और अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या बोलूंगा मैं, दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों अगर मैं इस 0 डिग्री के ऊपर जाऊंगा, 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4 अक्षांश, तो जो भारत की जो स्थिति है वो है यहां पर अक्षांश रेखा में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मैंने क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि हमारा भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। इस 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर हमारे भारत का विस्तार अक्षांश में खत्म होता है यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट। कहां पर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोल रहा हूं मैं, उत्तरी अक्षांश दोस्तों लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब ये तो मैंने देखा क्या
कि अक्षांश रेखा के माध्यम से भारत की स्थिति, अब मैं देखता हूं कि देशांतर रेखा के माध्यम से भारत की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों यहां से गुजर रही है हमारी एक देशांतर रेखा गुजर रही है, यहां से देशांतर रेखा गुजर रही है। तो ये देशांतर रेखा जो गुजर रही है यहाँ पर, इसको कहेंगे हम क्या, पूर्वी देशांतर। तो ये गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट क्या, पूर्वी देशांतर। क्या बोल रहा हूं मैं, पूर्वी देशांतर। क्यों, कहां पर स्थित हमारा भारत, पूर्वी देशांतर में। इसके बाद में इस 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर यहाँ पे हमारे भारत का देशांतर विस्तार खत्म होता है, यहाँ पर 97 डिग्री 25, कितना, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, कितना होता है यहाँ पर, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों ये हमने क्या देखा यहाँ पर, भारत की अक्षांश स्थिति और भारत की देशांतर स्थिति। तो दोस्तों आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में कि भारत की अक्षांश में विस्तार कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि देशांतर रेखा में भारत की स्थिति क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर हमारे यहाँ पर एक और एक देशांतर रेखा गुजरती है और एक गुजरती है अक्षांश रेखा, कहाँ पर, हमारे भारत में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा यहाँ पर कि जो हमारा भारत है वो यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ पे, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। क्या करती है, भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री, कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोल रहा हूं मैं, उत्तरी अक्षांश। इसको उत्तरी अक्षांश बोलना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। कौन सी डिग्री, अब क्या पूछेगा क्वेश्चन कि भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्क रेखा कहा जाता है किसको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। फिर यहीं से एक देशांतर गुजरता है हमारा, जिसे हम भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा कहते हैं 82.5 डिग्री को। क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री को हम कहते हैं मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा किसको बोलते हैं, 82.5 डिग्री को। अब जो आपने सुना होगा कि जो 82.5 डिग्री है वो हमारा भारत का मानक समय रेखा है। क्या है, हमारा भारत का मानक समय रेखा है, और यह हमारा जो भारत का टाइम है वो कितना है, 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे। तो 5.5 घंटे आगे कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं कि 5.5 घंटे आगे कैसे। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि हमारे पृथ्वी एक दिन में कितने डिग्री घूमती है। क्या बोल रहा हूं मैं कि हमारी पृथ्वी एक दिन में कितने डिग्री घूमती है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 360 डिग्री घूमती है क्या हमारी पृथ्वी। तो भैया एक दिन में घंटे कितने हुए, एक दिन में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो एक दिन में घंटे कितने हुए, 24 घंटे। तो अगर मैं इस 24 घंटे को अगर मैं काटूंगा 360 से, तो आंसर आएगा 12 दूना 24 और 12 36 और 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 15। मतलब कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को समय कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 घंटा। लेकिन मुझे तो चाहिए 1 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, या मुझे तो 1 डिग्री निकालना है। तो दोस्तों एक काम करो, अब आप यहाँ पे देखो कि जो 15 डिग्री कितने में घूम रही है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में मिनट कितनी हुई, क्या बोल रहा हूं मैं कि 1 घंटे में मिनट कितनी, मतलब कि 60 मिनट 1 घंटे में। अगर मैं काटूंगा तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60। मतलब कि पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा रही है, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में समय कितना लगा रही है, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगी। तो दोस्तों क्या करो, आप यहाँ पर गुणा कर लो।
क्या करो आप यहाँ पर गुणा कर लो यहाँ पर कि 82.5 इंटू, क्या बोल रहा हूं मैं कि 82.5 इंटू आप 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 330 मिनट। क्या बोल रहा हूं मैं 330 मिनट। अब ये क्या कि 330 मिनट मतलब इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे आप, तो घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 5.5 घंटे आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों 5.5 घंटे। तो यही तो है हमारा भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे। अब समझना यहाँ पर जो 0 डिग्री है, समझना ये 0 डिग्री से गुजरती है कहाँ पर, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो यहाँ पर मान लो क्या कि लंदन है, क्या है यहाँ पर लंदन है। अगर मान लो कि लंदन में अभी टाइम हुआ होगा 12 बजी होगी, मान लो कितनी बजी होगी 12, तो भारत में कितनी बजी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर अभी लंदन में 12 बजी होगी तो भारत में कितनी बजी होगी, है ना। तो यहां पे क्या करो कि 12 में क्या करो कि प्लस कर दो 5.5 घंटे। तो यहां पे कितनी बजेगी भारत में 5.5 बजेगी। कितनी बजेगी 5.5 घंटे। अब मान लो कि भारत में 10 बजी है, कितनी बजी है भारत में 10 बजी है, तो लंदन में कितने बजी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे 10 बजी है भारत में, तो लंदन में कितनी बजी होगी। तो क्या करो दोस्तों इसको माइनस कर दो, कितना कर दो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा 4:30 बजेगी यहाँ पर। कितनी बजेगी यहाँ पर 4:30 बजेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है और जो लंदन का टाइम क्या है 5.5 घंटे पीछे। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या कि भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि कक्षीय और अक्षीय झुकाव क्या होता है। समझना मेरी बात को, कक्षीय और अक्षीय झुकाव क्या होता है। आपने नाम नहीं सुना होगा कि कक्षीय झुकाव क्या होता है कि अक्षीय झुकाव क्या होता है, ये आप नहीं सुना होगा। तो आप मेरे को बताओ कि पृथ्वी कुल कितने डिग्री घूमती है। क्या बोला 360 डिग्री। अब यहां से कौन सी रेखा गुजरती है 0 डिग्री रेखा। क्या बोला मैंने, यहां पे कौन सी रेखा गुजरती है 0 डिग्री, और यहां से भी तो गुजरती है भूमध्य रेखा। तो मेरे को बात बताओ कि ये 90 डिग्री का हो गया, मान लो ये भी 90 डिग्री का हो गया, और ये भी 90 डिग्री का हो गया, और ये भी 90 डिग्री का। मतलब कि पृथ्वी पर कुल कितने डिग्री है, मतलब कि 360 डिग्री। क्या बोल रहा हूं मैं 360 डिग्री हो गया। अब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री घूमी है हमारे अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है क्या हमारे अक्ष पर। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये वाला ये 23.5 डिग्री वाला हिस्सा आप तो देख रहे होंगे, इसी को कहा जाता है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्या कहा जाता है, इसी को पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कहा जाता है। इसी को किसको 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव। और इसके बाद में ये 23.5 डिग्री, तो ये कितना होगा यहाँ पर ये 66.5 डिग्री। कितना होगा यहाँ पर ये 66.5 डिग्री होगा। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी का कक्षीय झुकाव। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कहा जाता है। किसको 66.5 डिग्री को। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप एक काम करो इस चीज को कि पृथ्वी को क्या कर लो कि 360 में डिवाइड कर लो। मतलब कि 90 डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पर, 90 यहाँ पर और 90 यहाँ पर, तो कुल मिलाकर कितनी डिग्री हो गई 360 डिग्री। अब आपको पता ही है यार ताकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर आप ग्लोब देखोगे ना, जो हमारे जो रहता है मतलब ऑफिस वगैरह में जो ग्लोब रहता है वो कितना है, पृथ्वी जो हमारी वो 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। क्यों, क्योंकि 23.5 डिग्री इसलिए झुकी हुई है क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश आता है ना वो 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में ही प्रकाश एकदम स्ट्रेट पहुंचता है। क्योंकि इसके अलावा पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है लेकिन आड़ा टेढ़ा पहुंचता है। समझ गए मेरी बात को। तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जो अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का कक्षीय झुकाव क्या होता है तो आप क्या बोलोगे 23.5 डिग्री। क्या बोलोगे 23.5 सॉरी। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का कक्षीय झुकाव तो आप क्या बोलोगे 66.5 डिग्री। क्या बोलोगे 66.5 डिग्री क्या हो गया पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, और 23.5 डिग्री क्या हो गया हमारा ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्या हो गया हमारा पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और
कि आपको पता होगा यहाँ पर कि जो हमारी पृथ्वी है, समझना मेरी बात को यहाँ से दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी पर क्या है कि 0 डिग्री गुजरती है। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर क्या कि 0 डिग्री हमारी यहाँ पर गुजरती है। तो जो 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है, कहाँ से, जो 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है, तो इस 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री कहाँ पर, यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ पर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कितना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इस 0 डिग्री के ऊपर, क्या इस 0 डिग्री के ऊपर हम कहते हैं इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब इसी को कहा जाता है दोस्तों कर्क रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। किसको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, मकर रेखा कहा जाता है। और दोस्तों यहीं पर 66.5 डिग्री भी गुजरती है, समझना 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 66.5 डिग्री यहां पर भी क्या उत्तरी अक्षांश। क्या बोल रहा हूं मैं, उत्तरी अक्षांश। तो जो उत्तरी अक्षांश में है कितना 66.5 डिग्री, इसको कहा जाता है आर्कटिक। क्या कहा जाता है इसको, आर्कटिक, आर्कटिक व्रत। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आर्कटिक व्रत कहा जाता है। किसको, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है यहाँ पर, दक्षिणी अक्षांश को यहाँ पर कहा जाता है अंटार्कटिका व्रत। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंटार्कटिका व्रत। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंटार्कटिका व्रत। तो दोस्तों ये हमारी थी यहाँ पे क्या अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, और हमने यहाँ पे देखा कि दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर पूछ रहा है कि प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है। तो दोस्तों सही बात है, मैंने क्या बोला कि जो देशांतर रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मतलब कि अर्धवृत्त बना। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, एक प्रकार से गोला, और क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कितनी है, 360 देशांतर रेखा हम कहां पर, हमारे पृथ्वी पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहां पर कि देशांतर रेखाओं में सबसे अधिक दूरी कहां होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे अधिक दूरी देशांतर रेखा की भूमध्य रेखा पर होती है। कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है सबसे अधिक दूरी, और ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। क्या बोला मैंने, 111.32 किलोमीटर। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है कि दोनों देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, गोरे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि देशांतर रेखा के जाल को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जाली नुमा जो आकृति पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रिड पद्धति। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और भारत की स्थिति। तो दोस्तों हम इसके बाद अगले वाले जो लेक्चर में बात करेंगे, हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।